दीपक मालाकार जी, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस, शासकीय महाविद्यालय टिबरनी। विद्यालय प्राचार्य सम्माननीय श्री पीजे कंटाले सर जी एवं उपस्थित सम्माननीय शिक्षकगण, प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पूर्व से ही विदित है कि हमारे विद्यालय में आर्ट इन एजुकेशन वर्कशॉप क्रिएटिव राइटिंग में अर्थात सृजनात्मक लेखन या रचनात्मक लेखन में एक कार्यशाला का आयोजन 1 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक लगातार आयोजित करने का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। और इस कार्यक्रम की जो मुख्य थीम है या मुख्य कथ्य है वो आप लोगों के समक्ष लिखा हुआ है, प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इन 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, अर्थात स्वतंत्रता के 75 वर्षों में भारत की प्रगति। इस मूल कथ्य पर हमें अब जो 15 दिन लगभग शेष बचे हैं, एक कार्यशाला का आयोजन किया जाना है, करना है। और इस कार्यक्रम हेतु हमारे मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य स्रोत समन्वयक के रूप में, मुख्य रिसोर्स पर्सन के रूप में, मुख्य गुरु के रूप में आज आमंत्रित हैं डॉक्टर संजीत कुमार सोनी जी। सर्वप्रथम तालियां बजा करके कर्तव्य से श्री सोनी जी का स्वागत करें। और मैं सर्वप्रथम श्री सोनी जी, श्री मालाकार जी एवं श्री कंटाले जी से आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती बिना पानी के मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। पूजन बंदन के पश्चात मैं विद्यालय के प्राचार्य महोदय श्री कंटाले जी से आग्रह करूंगा कि हमारे मुख्य स्रोत समन्वयक एवं सहायक स्रोत समन्वयक श्री डॉक्टर संजीत कुमार सोनी एवं श्री दीपक मालाकार जी का पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करें। एवं साथ में उपस्थित श्री दीपक महाविद्यालय कर्तव्य से स्वागत करें। धन्य दिवस आज
माननीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकों, प्रिय विद्यार्थी, कला में शिक्षा कार्यशाला का आयोजन हमारे विद्यालय में आयोजित किया जा रहा है और रचनात्मक लेखन में जो मुख्य कथ्य है वो है स्वतंत्रता के 75 वर्षों में भारत की प्रगति। जो हमारी मुख्य कार्यशाला होनी है वो रचनात्मक लेखन पर होनी है और उसके जो आज प्रमुख आचार्य, प्रमुख गुरु, प्रमुख स्रोत समन्वयक हैं डॉक्टर संजीव कुमार सोनी जी हैं और आपको आवश्यक दिशा निर्देश इस संबंध में प्रदान करेंगे। मैं थोड़ा सा बेसिक जानकारी देना चाहूँगा। 1 महीने तक लगातार ये कार्यशाला हमें आयोजित करनी थी, लेकिन कुछ कारणवश पूरा हम नहीं कर पाए, लेकिन जो अभी 15 दिन शेष हैं इसमें जैसा भी होगा इसको पूरा कर लेंगे। और इसके बाद रीजनल लेवल की जो क्रिएटिव राइटिंग की वर्कशॉप है यहाँ से सिलेक्टेड होने के पश्चात जबलपुर में आयोजित होगी 4, 5 और 6, 4, 5 2 दिन है। 6 को हम वहाँ से विदा हो लेंगे अपने विद्यालय के लिए, 3 को यहाँ से जाना है। 4, 5 को रीजनल लेवल की वर्कशॉप वहाँ पर होगी और इस रीजनल लेवल की वर्कशॉप में हमारे विद्यालय से 4 बच्चे चयनित करके भेजे जाएंगे, 2 वरिष्ठ वर्ग से और 2 कनिष्ठ वर्ग से, और दोनों वर्गों की अलग अलग प्रोफाइल तैयार होगी, वरिष्ठ वर्ग की अलग, कनिष्ठ वर्ग की अलग। और हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक फाइल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के क्रिएटिव राइटिंग के जो वर्कशॉप में किए गए काम हैं वो आ जाए और तीनों भाषाओं में आ जाए, हिंदी में भी आ जाए, इंग्लिश में भी आ जाए, आसामीज में भी आ जाए, क्योंकि त्रिभाषा सूत्र के तहत हम अपने विद्यालय में कार्य करते हैं। तो तीनों भाषाओं के आधार पर दोनों फाइलें, जो प्रोफाइलें तैयार होंगी, फिर उसका एक राइटअप तैयार करेंगे जिसका प्रस्तुतिकरण रीजनल लेवल में किया जाए। कार्यशाला जो होती है उसका मुख्य उद्देश्य है कि कुछ ना कुछ कार्य अवश्य किया जाना है, केवल मौखिक नहीं होता है। ठीक है, ये फाइल्स वगैरह जो अपन ने तैयार की हैं कृपया उनको सब बच्चों को बंटवा दें। ठीक है, अभी आप लोगों को एक फाइल मिलेगी, पेन मिलेगा, डायरी मिलेगी, पेजेस मिलेंगे, जो भी सर यहाँ दिशा निर्देश देंगे उन सबको नोट करना है, टू द पॉइंट्स करना है। सर कुछ राइटिंग के लिए टॉपिक्स इसी के अंतर्गत देंगे, ठीक है ना, वो अपने घर में जा करके करना है, उसको चेक भी कराना है, उसका फाइनल राइटअप तैयार करना है जो फाइल में हमारी के संदर्भ। और जो भी रचनात्मक लेखन यहाँ पर होगा, रचनात्मक लेखन, सृजनात्मक लेखन, उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो सब चीजें आप लोगों के दिमाग की सामान्य तौर से कई आयामों में हो सकता है। अभी तक हम रचनात्मक लेखन में साहित्यिक आयाम में बहुत सारी रचनाएं पढ़ते चले आ रहे हैं। साहित्यिक क्षेत्र में कहानी है, निबंध है, लेख है, एकांकी है, नाटक है, डायरी लेखन है। ठीक है, ये बहुत सारा किया जाता है। गद्य का लेखन है, पद्य का लेखन है, ये साहित्यिक, ठीक है, जो हम किताबों में, साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में, पुस्तकों में सामान्य तरीके से कोर्स में पढ़ते चले आ रहे हैं। ये साहित्यिक रचनात्मकता है। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग है साहित्य के क्षेत्र में। दूसरा क्षेत्र पत्रकारीय क्षेत्र भी होता है, उसमें भी हम 11th-12th के जो बच्चे हैं विशेष करके पत्रकारीय लेखन में भी कार्य करवाएंगे। पत्रकारीय लेखन में जैसे आलेख लेखन है, ठीक है ना, संपादकीय लेखन है, फीचर लेखन है, इसके अलावा समाचार लेखन है, इसके अलावा विज्ञापन लेखन है, ये भी क्रिएटिव राइटिंग के क्षेत्र है। तो ये पत्रकारीय लेखन में भी हम इन क्षेत्रों में अभी 10-15 दिन कार्य करवाएंगे। इसके अलावा जो व्यवहारिक हिंदी होती है, व्यवहारिक हिंदी में भी बहुत सारे छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, जैसे सुविचार लेखन है, नारा लेखन है, या इसके अलावा चुटकुला लेखन है, लतीफे लेखन है। ये सब केवल हमारे दिमाग की उपज होनी चाहिए, कहीं से नकल ना हो, हमारे मन के विचार हो, रचनात्मकता हो, कुछ उसमें ओरिजिनलिटी हो, मौलिकता हो, कहीं ना कहीं से हम उसको कहीं से भी उसको नकल करके कुछ ना करें, अपने दिमाग के उपज से, सोच से लिखते हैं, तो वो हमारे दैनिक उपयोग वाली जो चीजें हैं वो भी इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा
कार्यालयीन क्षेत्र में जो चौथा क्षेत्र है, अभी और भी बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं, वैज्ञानिक क्षेत्र भी हो सकता है, हम वहां तक नहीं जाएंगे। हम जो कोर्स में सिलेबस में है हम उसकी बात कर रहे हैं। तीसरा आयाम जो था हमारे दैनिक उपयोग की हिंदी वाला था, चौथा जो आयाम है वो सामान्य तरीके से हमारे कार्यालयीन हिंदी का है। कार्यालयीन हिंदी में भी बहुत सारे काम जो हिंदी में होते हैं रचनात्मक लेखन के क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि किसी भी मीटिंग का, बैठक का कार्यवृत्त लिखना, मिनट्स लिखना, वो भी रचनात्मक क्षेत्र का है। किसी भी पत्र लेखन, ठीक है ना, पत्र लेखन भी कार्यालयीन क्षेत्र में आता है। इसके अलावा कोई संशोधन पत्र लिखना है, शुद्धि पत्र लिखना है, विद्यालय की ओर से या संस्था की ओर से कोई आमंत्रण पत्र लिखना है, इस तरीके से जो लिखित कार्यवाहियां होती हैं वो भी रचनात्मकता के अंतर्गत या रचनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत या क्रिएटिव राइटिंग के अंतर्गत आती हैं। ये हमारे इस पूरी वर्कशॉप में 4 मुख्य आयाम होंगे। रचना को छोड़ करके जैसे नाटक वगैरह है या नाटक के साथ साथ उपन्यास है, ये बड़ी रचनाएं हैं, इतने बड़े क्षेत्रों में हमें नहीं जाना। छोटी रचनाएं जो 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज, बहुत ज्यादा हो तो 3 पेज से ज्यादा की ना हो, ठीक है ना। इन छोटे छोटे गद्य के विधाओं को लेकर के हम रचनात्मक लेखन अभी 15 दिन में करेंगे। तो अभी हमारे सामने डॉक्टर संजीव कुमार सोनी जी है, सहायक प्राध्यापक जी, उनका एक बार थोड़ा तालियों से तेजी से कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें और मैं सर को मंच पर आमंत्रित करना। आदरणीय प्राचार्य सर, उपस्थित सभी आचार्यगण और प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अभी सर ने बताया, आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही विशद क्षेत्र के लिए एकत्र हुए हैं। मतलब अगर जब आप उसकी बात करें क्रिएटिव राइटिंग की, तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। जब हम सोचने के स्तर पर आते हैं तो वो क्षेत्र बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब हम करने के स्तर पे आएंगे तो वही काम जो है हमें अपनी पहुंच के अंदर लगेगा। बस हमें उसमें करना ये है, जैसे यहाँ पे 2 वर्ग सर ने बताया, एक कनिष्ठ वर्ग है और एक वरिष्ठ वर्ग है। तो दोनों के लिए सीखने का स्तर भी अलग है और दोनों के लिए लिखने का स्तर भी अलग है। तो धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे और उस पर बात, आपकी सभी लोगों की बात भी उसकी चर्चा के बीच में आ जाएगी। ये जानना चाह रहा था मैं कि क्या ये आपके पाठ्यक्रम से भी संबंधित है कि ये सिर्फ एक प्रतियोगिता के लिए है? पाठ्यक्रम में भी पूछा जाता है क्या प्रश्न उत्तर के रूप में किसी विषय में? क्रिएटिव राइटिंग क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए, ऐसा भी है? किसी सब्जेक्ट में है क्या? नहीं, सिर्फ एक ये कार्यशाला के रूप में है और हम सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। 11th 12th में, और इधर किस क्लास के बच्चे बैठे हुए? 6 7 8 9 देखिए, पहला प्रश्न जो है वो इसी से संबंधित था। प्रतियोगिता के स्तर तक में हमें हिस्सा लेना है ना, और फिर उसमें जाना और फिर उसमें जीतना या हारना और फिर उसके बाद वापस आना, यहाँ तक एक अलग बात। दूसरी बात, जब हम किसी चीज को अपने कैरियर से जोड़ करके देखते हैं तो वो बात दूसरी हो जाती है। अब पहले तो जो आज का विषय है उसका अर्थ हमें समझ में आना चाहिए कि क्रिएटिव राइटिंग यानी रचनात्मक लेखन, और वो भी आज अपन हिंदी के विषय में बात कर रहे हैं कि वो उसका मीनिंग क्या है। तो प्रायः जैसे अभी सर ने चीज को बहुत सरल किया, गुप्ता सर ने, कि जैसे ही कहा जाता है रचनात्मक लेखन तो सबसे पहले दिमाग में ख्याल आता है कि हमें कविता करनी। क्यों? क्योंकि जैसे कहानी है, नाटक है, ये गद्य है। अब
आपका एक हिस्सा वो है जो आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर हम लोग एकत्र हुए हैं, और कुछ लोगों के मन में ऐसा भी होगा कि क्या इसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं, गार के रूप में, अपने कैरियर के रूप में हम इसे कैसे ले सकते हैं, ये प्रश्न आपके मन में चल सकता है। तो उसकी सबसे प्रमुख बात ये है, आपका इस पूरे विद्यालय में बहुत सारे छात्र हैं, लेकिन सभी ने यहाँ पे हिस्सा नहीं लिया। आप लोगों ने हिस्सा लिया। अब क्रिएटिव राइटिंग के क्षेत्र में भी इतने सारे क्षेत्र हैं, उसमें से आपका दिल और दिमाग किधर जाता है ये आपको विचार करना है। जैसे कुछ क्षेत्रों के बारे में अपन बात करते हैं। राइटिंग कर सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट में जो 2 विधाएं पढ़ते हैं उसके अलावा, जैसे सर ने बताया अभी कार्यालयीन जो भाषा है हमारी, उसमें भी बहुत सारा काम है। जैसे हम लोग अभी देखते हैं, हम लोग महाविद्यालय से हैं, तो बच्चों से संपर्क जो है वो महाविद्यालय में आने के बाद ही हो पाता है हम लोगों का। तो कभी कभी ऐसी बात आती है तो हम लोग कुछ लिखवाना पड़ता है उनसे, तो लिख करके लेते हैं। टेस्ट पेपर है, सीसीई है हम लोग के। तो जब भाषा की बात आती है तो आप ये मान के चलिए कि 100 में से 90 लोग अशुद्धि उनसे होती ही है, और भाषा जो है गणित के समान है। गणित में कुछ भी इधर उधर की बात मानते हैं क्या? 3 × 2 = 6 लिख दोगे आप, या आपका मन आएगा तो आप नहीं लिखोगे, ऐसा हो जाएगा? या 4 लिख दोगे क्या आप कभी? नहीं ना। या कंप्यूटर में, कंप्यूटर तो आप तो डॉट में भी बर्दाश्त नहीं करता है, आप उसमें अगर डॉट भी लगा दोगे तो गलत हो जाएगा ना ईमेल। लेकिन भाषा के साथ हम इतनी सहजता महसूस करते हैं कि मतलब कुछ भी लिख दो, गलत हाँ लिख दो, उच्चारण हाँ गलत कर दो, प्रयोग हाँ गलत कर दो। भाषा मानती नहीं है। हम जो है उसको नहीं सुनते, हम सोचते हैं कि हाँ ये हमने अपनी तरफ से प्रयोग कर दिया। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आप अभी जिस स्तर पे हैं, हम लोग शायद सही समय पे और सही जगह पर आपस में बात कर रहे हैं कि यहीं से वो चीज है, यहाँ सबसे पहले इधर, फिर उसके बाद आप, और उसके बाद फिर जहां से हम लोग बोल रहे हैं। शुद्धता का प्रयोग उतना ही करना है जितना अभी अपन ने मैथ और कंप्यूटर के बारे में बात। भाषा किसी भी चीज को सहन नहीं करती। जो सहन करने की बात आती है वो उसकी रचनात्मकशीलता कहलाती है। जैसे सहन कैसे होगा? सहन ऐसे होगा कि अभी आपने देखा होगा कि एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था भोपाल में प्रदेश सरकार की तरफ से, और वो कार्यक्रम क्या था हिंदी में, कोई बता सकता है? कुछ दिन पहले अभी भोपाल में और सभी विद्यालयों से और कॉलेजेस से विद्यार्थियों को भी बुलाया गया वहां पे सुनने के लिए। इंजीनियरिंग का और मेडिकल का पाठ्यक्रम और उसकी पूरी किताबें हिंदी पाठ्यक्रम जारी किया गया। जैसे अभी आप MBBS की पढ़ाई अगर करेंगे तो सारी किताबें इंग्लिश में। अब सारी किताबें यदि आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो सारी किताबें आपको हिंदी में उपलब्ध है। एक विशेषज्ञ की पूरी पैनल बना करके, कई पैनल्स बना करके पूरे पाठ्यक्रम को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, हिंदी में बनाया। मेडिकल का पूरे पाठ्यक्रम को हिंदी में किया गया, इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम। जैसे चूंकि ये बेल्ट मुख्यतः ये क्षेत्र जो है वो हिंदी भाषी क्षेत्र है, यहाँ पे कई विद्यार्थी
आगे जाने से इसलिए परहेज करते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। ऐसा कुछ विद्यार्थी जो दूसरे स्कूलों से आते हैं और गांव के स्कूलों से आते हैं, वो उनको लगता है कि अब इंग्लिश हमारे सामने आ रही है और उनका कुछ मनोबल कमजोर हो जाता है। तो ठीक है, वो चीज सरकार ने उसको समझा और उसको हल किया, लेकिन ये कब होगा? ये तभी संभव है, आप इसका हिंदी में हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि फिर वहां पे आप यकृत नहीं लिखोगे, यकृत लिख दोगे तो चलेगा? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो सबसे पहली चीज है आपका इंटरेस्ट है, आपकी रुचि किस क्षेत्र में है। जैसे कुछ लोगों को जो है वो कहानी पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो उस क्षेत्र में लिख भी सकते हैं। और लिखने के पहले हमें अध्ययनशील होना हो। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लिख नहीं सकेंगे, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी मन में विचार आएगा, और जब विचार आएगा तब आप उद्वेलित होंगे कि हाँ, इसको मुझे लिखना होगा। दूसरा, पढ़ना क्यों जरूरी है? जैसे पेपर सभी लोग पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो पूरे पेपर में आपको कुछ बातें ऐसी जरूर मिलती होंगी जो आपके मन की नहीं, लेकिन चूंकि छपा हुआ है तो आपको पढ़ना है, आपने पढ़ा, लेकिन अंदर ही अंदर आप उससे कभी कभी सहमत होते हैं, कभी सहमत नहीं होते हैं। अब चूंकि पेपर रोज आ रहा है, रोज आप पढ़ रहे हैं और उससे आप लगातार असहमत होते जा रहे हैं, तो आपका विचार जितना भी बलवान होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप या तो उसके खिलाफ खड़े होंगे या आप अपनी कलम चलाएंगे। तो वो क्षेत्र कौन सा है, आपको क्या अच्छा लगता है? जैसे कुछ लोगों को फिल्मों में इंटरेस्ट है, फिल्मों की खबर में ध्यान लगता है, अच्छी बात है, आप फिल्मों की खबर पढ़िए और उसकी समीक्षा करिए। आप फिल्म समीक्षक होते हैं, है ना? फिल्म के रिलीज होने के बाद में उसका रिव्यू लिखते हैं, वो मैगजीन्स में, पेपर में प्रकाशित होता है, उसके बारे में लोगों की राय बनती है, और उस राय को पढ़ करके कुछ लोग जो है वो मूवी देखने जाते हैं। तो ये निर्भर करता है हमारी पढ़ने के ऊपर, अध्ययनशीलता के ऊपर कि हम अध्ययन क्या कर रहे हैं। फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अपना क्षेत्र, अभी हो सकता है कि इस मामले में आपको दिक्कत महसूस हो रही हो, आप नहीं निर्धारण कर पा रहे होंगे कि हमारा इंटरेस्ट किस तरह, क्योंकि अभी जो 2, 3, 4 चीजें जैसे गुप्ता साहब ने बताई, उस सब तरफ आपका ध्यान जाता है। कुछ काम आपको एकेडमिकली करना है, मतलब अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए करना है, लेकिन अपन यहाँ पे एकदम फ्री होकर के क्रिएटिव राइटिंग के उस पक्ष की बात कर रहे हैं जहां पर आप स्वतंत्र लेखन कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी उसको कैरियर के रूप में नहीं अपनाना है, उसके लिए हमको यहाँ पे न्यू बनाना। तो उसकी क्या क्या जरूरी काम होंगे कि हम ऐसा करें और वो हमारे उसमें कोई मजबूती उस क्षेत्र में आए। जैसे दो विधाओं की बात हुई, एक तो पद्य की बात हुई, पोएट्री की, और दूसरी गद्य की बात हुई, प्रोज की। इसमें किसी को इंटरेस्ट है? कविता में कुछ लोगों को इंटरेस्ट है क्या? आप ठीक है। अच्छा, कोई कहानी लिखने का किसी के विचार, मन में विचार आता है कि मैं कहानी लिखूं? अच्छा, चुटकुला करने का मन करता है कि चुटकुला बना दे? दोनों पक्षों पे बात करने के बाद में
हम अभी वापस एकदम सहज रूप में आ जाएंगे। जैसे कविता की बात जब भी होती है, जैसे बहुत कम हाथ उठे कि कविता, तो कविता करना कठिन नहीं है। हमारे मन में तो विचार है, हमारे पास व्यक्त करने का साधन है। आप चाहते तो हो अपनी बात कहना, लेकिन जो मीडियम यानी जो माध्यम हम सोच रहे हैं कि हम इसको कविता के रूप में करें, उसमें हम पारंगत नहीं। प्राचार्य सर, ये पूरा स्पेस जो है कंप्लीट किया नहीं होता, थोड़ा सा ये लाइन जो है इधर हो जाओ। And we are so lucky, our headquarter given us small tax. तो सबसे पहले मैं अपना रीजनल ऑफिस भोपाल जो है उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है भोपाल रीजन में एक अपना JNV जो है जवाहर नवोदय विद्यालय हरदा, उसे सिलेक्ट किया है। नियर अबाउट 100 के आसपास जो है JNV होंगे, लेकिन उसमें से एक अपॉर्चुनिटी जो है इस विद्यालय को दी है। तो इसका कारण जो है एवरीबॉडी नो, कुछ स्पेशलिटी होगी, कुछ टैलेंटेड होगा JNV हरदा के स्टूडेंट्स और स्टाफ के पास, इसीलिए जो उन्होंने जो है इस विद्यालय को जो है सिलेक्ट किया है। तो ये वर्कशॉप को एक हम कार्यक्रम भी कहेंगे। ड्यूरेशन जो है ऑलरेडी आप लोगों को बताया है गुप्ता सर ने। एंड टुडे वी इनॉग्रेटेड क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप एज अ सेरेमनी। तो अध्यक्ष के रूप में, कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में सीनियर मोस्ट प्रोफेसर्स जो है श्री सोनी, मैं खुले दिल से जो है उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार जोर से और इसके साथ साथ एक एसोसिएट जो है, एसोसिएट के रूप में हमें श्री मालाकर जी जो है वो भी मिले हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। और ये जो वर्कशॉप जो है 30 डेज का है, अराउंड 30 डेज का, 1 दिसंबर टू 30 दिसंबर। इस वर्कशॉप को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक विद्यालय लेवल पे हमने जो है कमेटी जो है फॉर्म की है, उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उनके लिए भी जो है तालियां बजाएंगे। तो आप भी उतने ही अभिनंदन के लिए पात्र है। एक बार जोर से तालियां बजाएंगे। Sentence को try to understand what I speak from the dais. अभिनंदन के लिए पात्र है। You are only eligible. तो पूरा अभिनंदन मैं आप लोगों का उसी वक्त करूंगा जब आप लोग इस टास्क को बी-फिटिंग मैनर से फुलफिल करेंगे। उसके हिसाब से जो है आप सभी को जो है
अलर्ट रहना है और विजिलेंट रहना है। सर ने ऑलरेडी टोल्ड क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है, समथिंग न्यू, ऑलवेज टू क्रिएट समथिंग, welfare for you, welfare and protected your different subjects also at different level. सर ने क्वेश्चंस किया था, सुनील जी ने क्वेश्चंस किया था, क्या केवल आई वाज थिंक दैट टाइम, क्या केवल ये वर्कशॉप ही है? ये वर्कशॉप नहीं है। वर्कशॉप के माध्यम से आपको टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन के माध्यम से क्लासरूम में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो ये एक प्रकार का सब्जेक्ट इनरिचमेंट प्रोग्राम है, ताकि दुनिया की कोई भी शक्ति आप लोगों को न रोके। इस तरह का इसका मीनिंग है, ठीक है। और ये इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है, दैट इज कंस्ट्रक्शन। कंपाइल करना इसे कंस्ट्रक्टिव वर्क है, नए नए आइडिया जो है। और जो मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ने थीम भी अच्छा रखा है। सो आई थिंक वी कंप्लीटेड 75 years from independence to till date. Am I right? 75 years जो है हमने क्या किए हैं, स्वतंत्रता के पूरे किए हैं। आपका मैथमेटिक्स क्या है ना, फ्रॉम 1947 to 2022, so around 75 years completed. उसमें जो है लोगों ने जो है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नॉट ओनली लीडर, बॉटम टू टॉप, छोटे से लेके बड़ों तक उन्होंने क्या सैक्रिफाइस किया है, क्या स्ट्रगल किया है, और किस तरह से इंडिया को जो है सेफ रखने का प्रयास किया है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, उसके लिए जो है हिस्ट्री जो है याद करनी होगी, उसका बेस लेना होगा। सो यू रिमेम्बर एट द टाइम ऑफ वर्कशॉप हिस्ट्री ऑल्सो, ठीक है, कि उन्होंने जो है किस तरह से जो है कंट्रीब्यूशन किया है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसके ऊपर जो है क्रिएटिविटी करनी है। यू राइट समथिंग इन्वेंशन के रूप में, खोज के रूप में। और आने वाले जो 25 इयर्स जो है, आने वाले, क्योंकि ये 100 इयर्स का जो प्रोग्राम है, हेडक्वार्टर ने, मिनिस्ट्री ने ये वर्कशॉप को ध्यान में रखते हुए पूरा ये 100 इयर्स जो है वो अपने सामने रखा है। उसमें से 75 इयर्स गए हैं, उसके ऊपर जो है राइटिंग करना है, और रिमेनिंग जो 25 इयर्स जो है, हाउ टू मेक एंड हाउ टू सेव मॉडर्न इंडिया, ठीक है, और डेवलप कंट्री जो है, ठीक है, उसमें जो है हम किस तरह से बैठ सकते हैं, उसके बारे में हमें सोचना है। सो दैट इज चैलेंज, ठीक है। बीइंग ए स्टूडेंट्स, आप अपना भी ओपिनियन लिखना है, हाउ टू कंट्रीब्यूट इन फ्यूचर, पर्टिकुलरली इन द 25 इयर्स। तो डिटेल्स में जो है आपको जो है ये गाइड के रूप में जो है, मार्गदर्शक के रूप में जो है, दोनों सर जो है बहुत अच्छी तरह से टीच करेंगे। लिसन केयरफुली, ठीक है, नोट डाउन जो है वो भी ठीक से करना है, बराबर। और इसके साथ साथ आपके पास अगर कुछ आइडिया अगर है, क्योंकि छोटा जो है वो भी मच मोर नॉलेज होता है, और मैं तो ये तो मानकर चलता हूँ मेरे से अपने बहुत अच्छे क्लेवर जो है, होशियार जो है स्टूडेंट है। सो आई लर्न समथिंग फ्रॉम
different students also at different level and different age. तो सर ने जो आपको जो है संबोधित किया है बहुत ही अच्छा रहा। अभी मेरे पास वक्त जो है ऑफिस का उधर भी, इसलिए मैंने 2-4 मिनट का टाइम जो है सर को मांगा है। बहुत अच्छी तरह से इंटरेक्शन करना है, लिखा पढ़ी जो है वो भी करनी है, और इनके अलावा आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अगर सर से कुछ आप लोग इंटरेक्शन करना चाहते हो, तो सीक्रेट अगर लेना चाहते हो, सो यू आर फ्री वी डिस्कस और ऑनरेबल रिसोर्स पर्सन। तो फिर से मैं सर का जो है स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरी अपनी टीम जो है वो भी आपके साथ जो है रहेंगी, आपको जो है गाइड करेंगी। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और मेरे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। का नाम लिया। आप लोग अमृत महोत्सव सुनते आ रहे हैं बहुत दिनों से, शायद अमृत महोत्सव का अर्थ नहीं जानते होंगे। मैं 1 मिनट लूंगा। अमृत एक ऐसी वस्तु है जो दिखाई तो नहीं देती, इस भौतिक दुनिया में नहीं है, पर अगर उसका एक बूंद भी हम पान कर ले तो हमेशा के लिए जीवंत तो हो जाते हैं। ठीक है ना, जानते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव हम इसलिए मना रहे हैं कि हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में, हमारी लोकेलिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया होगा, अपना सहयोग दिया होगा, शहीद हुए होंगे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे होंगे, देश के लिए कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में आज तक नहीं आ पाया, अर्थात वो जीवंत नहीं हो पाए। अब हमें क्या करना है? ऐसे लोगों को, अपने क्षेत्र के, अपने जिले के लोगों को ढूंढना है, पता करना है और उनको अमृत की एक बूंद देनी है ताकि उनका नाम इतिहास के पन्नों में आ सके, लेखन में आ सके। इसलिए वो अमृत की बूंद कहां से आएगी? वो आपकी सोच से आएगी, वो आपकी स्मृति से आएगी कि ऐसे लोगों को स्मरण करना है, ढूंढना है, खोजना है, पता करना है और उन पर लेखन करना है ताकि वो भी इतिहास में जीवंत हो सके। उन्हें भी जो इतिहास के पन्नों में नहीं आ पाए हैं, जिनका कोई नाम नहीं है, जिनको कोई नहीं जानता, वो भी लेखन के क्षेत्र में उनका नाम आ सके, इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया है। अभी हम हमारे साहित्य की ओर से श्री सोनी जी हैं, तो आपको रचनात्मक लेखन के बारे में, उसकी विधाओं के बारे में, उनकी विधियों के बारे में, कैसे लिखा जाना है, सब कुछ बताएंगे। अभी हम रिसोर्स पर्सन के रूप में हिस्ट्री से भी लोगों को बुलाएंगे जो इन 75 सालों में हरदा या होशंगाबाद वाले क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया है या देश की आजादी के लिए किया है, जिनका नाम नहीं आ पाया है, उसके बारे में बताएंगे। उन सब चीजों के बारे में तुम्हें सोचना है, उनको जीवंत बनाना है, उनको अपनी राइटिंग में लाना है, उन्हीं का क्रिएशन करना है, वही क्रिएटिव राइटिंग होगी। ठीक है ना? चाहे उसको कहानी के माध्यम से लाइए, चाहे निबंध के माध्यम से लाइए, आलेख के माध्यम से लाइए, काव्य लेखन के माध्यम से लाइए, चुटकुले के माध्यम से लाइए, संपादकीय लेखन के माध्यम से, फीचर राइटिंग के माध्यम से, न्यूज राइटिंग के माध्यम से, कोई भी माध्यम अपनाइए, पर वो क्रिएटिविटी, वो रचनात्मकता उन इतिहास के पन्नों में हमें भेजनी है जो अभी तक जीवंत नहीं हो पाए हैं पर हमारे क्षेत्र के हैं। अमृत महोत्सव का मतलब है जिनको हम जीवंत नहीं कर पाए उनको जीवन देना है अपने लेखन से, अपनी क्रिएटिविटी से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अभी हम हिस्ट्री के प्रोफेसर्स वगैरह भी बुलवाएंगे जो उन सब चीजों की जानकारी देंगे। ठीक है, अभी मैं कार्यक्रम को पुनः आगे बढ़ाते हुए श्री सोनी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो जो भी क्रिएटिव राइटिंग से संबंधित विधाएं हैं, कैसे लिखा जाना है, कैसे दिमाग में सोचना है, कैसी फीलिंग्स लाना है, कैसी अनुभूतियां होंगी, ठीक है ना, उन सब पर आज प्रकाश डालेंगे, बताएंगे, राइटिंग भी करवाएंगे। जो भी गद्य की विधाएं हैं, जिनमें जो कुछ भी लेखन किया जा सकता है, वो सब साहित्यिक दृष्टिकोण से, भाषिक दृष्टिकोण से क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है, उन सब चीजों के संबंध में सर आज हमको रचनात्मक लेखन के संदर्भ में बताएंगे। मैं पुनः श्री सोनी सर जी को आमंत्रित करता हूँ। अपने आप में वास्तव में बहुत पुनीत कार्य होगा और जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं वो
निश्चित ही रूप से आसपास के क्षेत्रों के हैं, और इसके लिए आपको सोर्स क्या इस्तेमाल कर सकते हो, आप क्या प्रयोग में लाओगे, कहाँ जाना होगा, इसके लिए थोड़ी थोड़ी बात भी हम लोग करेंगे। आप भी वहां से अपनी बात कहेंगे और इधर से भी अपन दोनों तरफ से बात करेंगे। इसके लिए कहाँ जा सकते हैं हम लोग? और हाँ, आप सही जगह पर पहुंचे। आप जितनी चीजें आपने पहले बोली वो सबसे बाद में, सबसे पहले जो बोला, सबसे लास्ट में जो बोला सीनियर्स, यानी कौन है ना, यानी बलिदानी की बात करना है। यानी कब की बात करना है? यानी जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारा भी नहीं हुआ था। 1945-47 के पहले ऐसे कौन से लोग थे? क्या ऐसे कुछ लोग थे क्या हमारे क्षेत्र के आसपास जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में किसी भी रूप में हिस्सा लिया? ऐसे लोगों को ढूंढ के, अगर आपकी टीम ने भी अगर एक दो लोगों को ढूंढ के निकाल लिया तो वो अपने आप में बहुत बड़ी क्रिएटिव राइटिंग होगी। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जो चीज अभी छुपी हुई है, जब आप उसे निकालना शुरू करोगे तो वो पूरी की पूरी आप ही के द्वारा क्रिएट की गई होगी। ये बात साफ है ना? तो एक क्रिएटिव राइटिंग का, रचनात्मक लेखन का एक पक्ष भी है। हम चाहते हैं कि आप उसे अपने जो पेपर और पेन है उसमें आप लिख लो, ज्ञात अज्ञात बलिदानियों का परिचय निकालना। आप लिखिए, ये काम है आपके लिए। लिखो सब, लिखो जो सर टॉपिक दिया, टॉपिक लिखो फटाफट जल्दी। ज्ञात अज्ञात बलिदानियों का क्या था? ज्ञात अज्ञात बलिदानियों का परिचय प्राप्त करना। जैसे दो नाम हम आपको बताते हैं। आप किसी को, जब से ये कार्यक्रम चल रहा है, कोई नाम आपके प्रकाश में आया पढ़ने में? आप बताइए, पेपर पढ़ते हैं तो कोई नाम ऐसा आया जो नया लगा हो आपको स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में? बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भी किए गए। देखिए, बिरसा मुंडा, आपको बिरसा मुंडा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है। दूसरा देखिए, टंटिया भील, टंटिया भील, ये बिरसा मुंडा तो इस प्रदेश के नहीं थे, लेकिन बिरसा मुंडा ने जो काम किया, जब आप उनके बारे में पढ़ोगे तो आप खुद प्रभावित होंगे कि उन्होंने, और बहुत ही कम उम्र में, बिरसा मुंडा ने क्या काम किया था? अंग्रेजों की जो हड़प नीति होती थी, किसी की भी जमीन को हड़प लेते थे, उसके खिलाफ आंदोलन चलाया। तो अंग्रेज सरकार को इस बात की बहुत मतलब उन्हें बुरा लगा कि एक व्यक्ति हमारे विरोध में खड़ा हो रहा है, तो इन्होंने उसको पकड़ करके जेल किया और बाद में उसे फांसी दे दी। कितनी अवस्था में? मात्र 25 वर्ष की आयु में बिरसा मुंडा को फांसी हो गई। तो इस तरह की कोई बात हमें खोज के निकालना है, वो किस में आएगा? क्रिएटिव राइटिंग में आएगा, है ना। ये इसका एक पक्ष है, यानी ये हमारा ऐतिहासिक पक्ष है जिसपे आप राइटिंग करोगे। जैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हो सकता है कि किसी को इसमें इंटरेस्ट ना आ रहा हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ढूंढने में आपकी रुचि ना हो, तो 75 वर्षों में क्या हुआ है, आपको सब अच्छा लग रहा है क्या? या अभी आपके सामने जो दुनिया है उसमें सब ठीक है, आपके हिसाब से है?
आप अपनी बात बोल सकते हैं वहीं से बैठे बैठे। हाँ बोलो ना। बोलो आप। अब शुरू होगी कार्यशाला, वास्तविक रूप में धीरे धीरे आती जाएगी। क्या बुरा लगता है आपको? जैसे हम अपनी बात बता देते हैं सबसे पहले, जैसे हमको पढ़ाना कभी अच्छा नहीं लगता। अगर आप हमारे मन की बात करोगे ना, हमें पढ़ाना कभी अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या मन से बात चलेगी? तो किससे चलेगी? मन के ऊपर किसका नियंत्रण रहना चाहिए? किसका? मन के। जैसे एक पेपर, आज का ही पेपर है और सुबह हम पढ़ रहे थे और वो पेपर भी आपके साथ लाए हैं, उस पर भी बात करेंगे। कुछ थोड़ा सा जब से मैडम का फोन आया था तो 3-4 दिन पहले से, तो कुछ थोड़ा थोड़ा होमवर्क हम भी कर रहे थे। ऐसा लगता है कि हम लोग जा करके कहीं कुछ सिखाएं, जबकि वास्तविक रूप में ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति आता है वो भी कुछ सीखता है। जैसे हम पहली बार ही यहाँ पे आपके विद्यालय में आए, लेकिन जब से आए हैं तब से एक दिमाग का एक पक्ष तो यहाँ पे है, बाकी और भी जगह दिमाग जा रहा है। आपकी व्यवस्थाएं कैसी हैं, आप कितना ध्यान होकर के यहाँ पे सुन रहे हैं, ये सारी चीज जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये कब आई? जैसे सर ने, प्राचार्य सर ने अभी कहा कि बहुत बड़ी बात वो बहुत धीरे से कहे गए। ये क्लास में जितने आपके दूसरे विषय हैं उनको भी पढ़ने में ये कार्यशाला आपकी मदद करेगी, इस बात को भी समझना है। जैसे तो कुछ बातों के साथ बात करेंगे। जैसे पहले तो मैं जानना चाहेंगे आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या कठिनाई महसूस करते हो? क्या कुछ लोग ऐसे हैं क्या सर, हमें पता नहीं था सर, हमने तो ऐसे ही पार्टिसिपेट कर ली कार्यशाला, लेकिन हमें अब इसमें नहीं पार्टिसिपेट करना? कुछ लोग ऐसे हैं? ठीक है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, आप बोलिए, बोलने में क्यों डर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है? अच्छा, तो आपके मन में क्या क्या कठिनाई है? क्या कठिनाई है? आपका कुछ प्रश्न है क्या? आप कुछ प्रश्न करो तो हम कुछ बात आपसे आगे करें। क्या कठिनाई महसूस होती है आपको कि सर आपको ये बात ही नहीं समझ में आ रही कि क्या है क्रिएटिव राइटिंग का, क्या करना है? ऐसी बात है क्या? या मान लो आप कुछ लिखने जाते हो तो आप सोच शुरू करते हो कि हम कुछ लिखें, तो आपको कहाँ कठिनाई आती है? क्या समस्या है? कुछ 2-4-5 बातें, समस्या की बात बताइए आप। कुछ भी, कोई भी खड़े होकर कह सकते हो, आप बताओ। जैसे सर किसी के बारे में हमको डिस्क्राइब करना है, तो सर उसका जो सर स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग कैसे करें? किसके बारे में करना है? सर जैसे हमें कोई सर एक पर्सन मिला है सर, उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट भी करी है सर, इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसको हमको सर एक सर जैसे ऐसे के रूप में लिखना है सर, निबंध के रूप में लिखना है, तो सर किस रूप से सर उसको बताएं सर? देखिए, अभी भी प्रश्न थोड़ा फैला हुआ है ना। हमें आपसे क्या कहा? बैठिए। आपको ये अभी सिर्फ हमारे यहाँ पे कह देने से और आपके सोच लेने से पूरा नहीं होगा। जैसे सर ने बताया कि अभी ये 15 दिन तक सर लगातार चलेगा ना सर अभी आगे, तो बहुत सारी चीजें अभी आपको हल करनी है। आपको बहुत सूक्ष्म सोचना है। पहले तो अध्ययन करना है। अध्ययन में आपकी लड़ाई किससे होती है? किन विचारों से लड़ाई होती है? जैसे हमने आपसे पूछा था, आपने बताया नहीं। क्या आपके मन का क्या नहीं है? कोई बताए। आप खड़े हो गए थे, कुछ बताइए आपके मन का क्या नहीं? जैसे हमने अपने मन के बारे में बताया, आपके मन का क्या नहीं है? बताओ आप, क्यों डरो नहीं आप? बताओ। हाँ बताओ, आपके मन का क्या नहीं? जैसे हमारे मन का ये नहीं कि विद्यालय 7 दिन लगे, हम चाहते विद्यालय 3 दिन लगे, 3 दिन छुट्टी रहे, लेकिन मन में होगा। आपके मन का क्या नहीं? जैसे कि आपको
ये है कि जो अभी बाद में करियर डिसाइड, जैसे अभी 10th के बाद आपको सब्जेक्ट लेना होता है, तो जो ये है कि आपको जिस फील्ड में जाना है कि उसी सब्जेक्ट हो। अब आपको जो आपके काम के सब्जेक्ट नहीं है, जो आपको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में एक सब्जेक्ट नहीं है, तो इनका होने से क्या मतलब है? बहुत अच्छी बात है, तालियां बजाओ एक बार सब लोग। जैसे आपको किस सब्जेक्ट को ऐसा देख करके लगता है कि ये किस काम का है? जैसे नाम लो। हिंदी, इतिहास और पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक, सारे सब्जेक्ट, जो चारों सब्जेक्ट आ जाते हैं। हाँ ठीक है। तो मतलब वो विषय नहीं होना चाहिए, या उस विषय का क्या करें, क्यों पढ़ाया जा रहा है? हमारी फील्ड वो नहीं है जिसमें ये सारे, जैसे हम मेरा एम जो है वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर में इतिहास का क्या है, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, इसका तो कोई महत्व ही नहीं है ना उसमें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और ये प्रश्न सबका है? अब आप यस बोले और सर हिलाया, इसके पहले नहीं बोले आप। यही परेशानी सबकी है, हमारी भी थी जब हम पढ़ रहे थे। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो यही विचार आता था। जैसे हिस्ट्री पढ़ते थे तो पॉलिटिकल साइंस में बहुत गुस्सा आता था, और एक प्रश्न आता था, बैठो, एक प्रश्न पूछा जाता था, अंतर व्यक्तित्व क्या संबंध है। एक प्रश्न तो पूछता था इतिहास और राजनीति विज्ञान का आपस में क्या संबंध है, और इतिहास से हमको बहुत चिढ़ छूटती थी। तो हम सोचते थे कि ये एक तो इतिहास पढ़ रहे हैं, फिर ऊपर से पूछ रहा है कि आपका पड़ोसी से क्या संबंध है। अरे अपनी अपनी बात करो ना, खुद की बात कर लो। अब आप पड़ोसी का भी हाल चाल ले रहे हैं, भैया वो पड़ोस वाला कैसे रह रहा है, मतलब पॉलिटिकल साइंस का हिस्ट्री से क्या संबंध है, ये पूछता था ये प्रश्न। और वो 3 साल में ऐसा प्रार्थना करते थे भगवान से कि ये प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाए, नहीं तो फिर लिख नहीं पाएंगे ना अच्छे से। और सुबह 4 बजे उठते थे तो कभी कभी गधा बोलता था, और जिस प्रश्न को पढ़ा रहे होते थे तो हम लोगों के बीच में ऐसा प्रचलित था कि जो प्रश्न पढ़ते पढ़ते गधा बोल दे तो मतलब वो प्रश्न आ रहा है। अब क्या करें, डूबते को तिनके का सहारा था ना, नहीं कोई चीज अच्छी लग रही है तो वो पेपर तो देना, तो उसमें जो भी कुछ सहारा मिलता था, मान लो गधा रख दिया तो एक बार मतलब देखो सिर मुड़ाते ही ओले कैसे पढ़ते हैं, यही प्रश्न पढ़ रहे थे और गधा चिल्ला। ये एकदम बिल्कुल अपनी प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसा कि अभी आपने पूछा कि क्या संबंध है, जैसे आपने कहा कि हिस्ट्री पढ़ के क्या करें सर, हमें डॉक्टर बनना है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जिस स्तर पे अभी जैसे आप हैं, जिस स्तर पे हम लोग हैं, या हमसे ऊपर के स्तर पे जो लोग, वो कैसे इस चीज को समझ रहे हैं। जैसे जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको अपनी प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों के बारे में पता चलेगा, या तो वो आपको अच्छी लगेगी या तो वो आपको खराब लगेगी। कुछ लड़ाइयों के बारे में आप पढ़ोगे और कुछ दवाइयों के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ ये हमारे पास तो बहुत ज्यादा जो है वो आयुर्वेद का ज्ञान था, तो अब कहाँ है। दूसरी बात, आप जितना पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही बात है, आपको सब कुछ अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन उसका रिलेशन, उसका संबंध स्थापित करना, जैसा कि कुछ अभी कुछ हिस्से में 1-2% हो सकता है हम आपको बता पाए, फिर आने वाले स्कूल दिवसों में आपको जो आपके आचार्य सर मैडम लोग हैं वो इस पे आप उनसे बात करेंगे, वो आपको समझा पाएंगे कि हमें क्यों पढ़ाया जाता है। जैसे सोशल साइंस है, सोशल साइंस जो है वो आपके दिमाग को तनाव रहित करने का काम करेगा। कैसे? आज जितने भी जिस भी समाज में हम रह रहे हैं, जैसे आप पेपर पढ़ते हैं तो पेपर तो हमने आपसे कहा ना कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगती, जैसे अच्छा क्या नहीं लगेगा, जैसे ही आपने हत्या की कोई खबर पढ़ी, डकैती की कोई खबर पढ़ी तो आपका मन थोड़ा सा अलग हो जाता है ना।
आपका मन अच्छा फील नहीं करता, आप अंदर से कहते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे हमें समाज की स्थिति के बारे में पता चलता है और हम उस खबर को पढ़ करके अवेयर हो रहे होते हैं और अपना मानस वैसा बनाते हैं। फिर आगे के जीवन में हम धीरे धीरे जो काम करते हैं उससे लोगों को बचाने का काम भी करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है, नहीं तो इससे दिक्कत है। इसलिए समाज शास्त्र पढ़ना जरूरी है, इसलिए इतिहास पढ़ना जरूरी है। हमारी प्राचीन परंपराओं के गौरव को, सम्मान को अगर आप नहीं समझोगे तो फिर प्राइड कैसे फील करोगे, गर्व कैसे अनुभव करोगे। और पॉलिटिकल साइंस पढ़ना जरूरी है। तो कोई भी विषय अपने आप में विषय कब है, जैसे हमने आपसे कहा कि मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन है अध्यापन के क्षेत्र में है, तो वो उस विषय की ताकत है कि वो आज भी बना हुआ है। पढ़ने वाले के द्वारा अगर कोई विषय खत्म किया जाता तो अब तक बहुत सारे विषय खत्म हो गए कि हम इसे नहीं पढ़े। अगर हम नहीं भी पढ़ेंगे तो भी वो विषय रहेगा और अपनी महत्ता, उसकी महत्ता है, यही उसकी शक्ति है कि वो बना हुआ है। हमको मजबूरी में उसे पढ़ना पड़ेगा अगर हमें कुछ जानना है तो। इतिहास संबंधी बातें जाननी है, इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स पढ़ना है, कुछ आर्थिक बातें जाननी है तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगी। और कुछ अगर आपको राजनीति की बातें जानना है तो आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा वगैरह। जैसा कि आपको विज्ञान पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, तो वो हमारे नहीं पढ़ने से खत्म हो जाएगा क्या? आप नहीं पढ़ोगे तो विषय खत्म हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं, वो विषय की ताकत है और वो बराबर बनी रहे। ठीक है, तो ऐसा पढ़ते समय महसूस होता है कि इसकी हमें क्या आवश्यकता है, लेकिन जब आप आगे बढ़ जाएंगे तब आपको वो एक जीवन में कई जगह आपके ऐसे हिस्से आएंगे जहां पे आपको महसूस होगा कि ये मैंने पढ़ा था और ये उसकी वजह से आप उसका महत्व स्वीकार कर पाएंगे। जैसे अभी 2 नाम आपको लिख पाए, वो पूरी तरह से ऐतिहासिक बातें आपको पिछला खोद के निकालना है ना, और जब आप उसको लिखोगे तो वो कहां जाएगा? इतिहास में जाएगा। मान लो अगर आपने लिखा और उसको प्रमाणीकरण करके उसको आपने कहीं दर्ज भी कराया, कोई किताब में आपने आलेख दिया, वो जानकारी प्रकाशित कराई, तो वो बात किस विषय की हो जाएगी? इतिहास की हो जाएगी। अब चूंकि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो बहुत एक शब्द जो होता है, पूरा एक शब्द जो होता है उसका अपना एक संसार होता है। जैसे आजादी का मीनिंग सबके लिए अलग अलग है। तो व्यक्तिगत आजादी भी होती है, एक सामूहिक आजादी भी होती है, एक देश की आजादी होती है, एक पूरे विश्व की आजादी होती है। तो आजादी प्रकृति की भी होती है। तो आपसे पूछती है कि जब बाढ़ आना होती है, पूछती है, या जब तूफान आना होता है तो पूछता है, तो वो भी तो आजाद है। तो ठीक है, बाढ़ आती नहीं आती ना है? हाँ, उसी को आती है, वही कह रही, बस बाकी लोगों को थोड़ी आती, नहीं आती, तो नहीं आती, नहीं आती, घर की याद नहीं आती। क्यों? घर की याद आती है ना? ये तो बहुत नेचुरल बात है, प्राकृतिक बात है, आएगी घर की याद, है ना? फिर क्या करते हो आप? घर की याद आती है तो रोना तो नहीं आता है? आता होगा ना? किसकी याद आती है? मम्मी की, सबकी याद आती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ईमानदारी से कह रही है वो। फिर से रोना आ जाएगा सर, फिर से रोना आ जाएगा। हाँ, बैठिए।
ये याद होने की बात आ गई, बिल्कुल ये बात हमारे मन में थी, कल ये बात करेंगे, लेकिन देखो बात आ गई। इस विषय को यहीं पे रोक देते हैं कि किसकी याद आती है ना। और क्या मन होता है, हम वो चीज सर बजाते हैं सर। अच्छा बजाते हैं, हाँ ठीक है। हाँ इंटरेस्ट लगता है सर, तो सर न्यू टूल्स निकालने में सर अच्छा लगता है। और अच्छा, क्या नाम है आपका? अनमोल सिटोरे। बैठिए। हॉबीज की बात करें अगर, तो अपनी हॉबीज बताना, आप बताओ। हाँ ठीक है, आप? प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा, और इधर? आर्ट, पेंटिंग, क्राफ्ट। और कोई किसी की हॉबी? आप बताओ बेटा, क्या हॉबी है आपकी? डांस, डांसिंग एंड सिंगिंग। तो ऐसा हो जाता है, आप कर पाते हो जाता है यहाँ पे? हाँ ठीक है। और कोई, और क्या हॉबी? अच्छा, फोटो खींचने का मन नहीं करता किसी का? है? करता है? तो खींचते हो फोटो? अच्छा, नदी के पास जाने का मन करता है? तो आप बता ही नहीं रहे हो, तो हम बता, हम इसकी बात कर रहे हैं। डांसिंग हुआ, सिंगिंग हुआ, ये तो ठीक है। और क्या मन करता है? उबड़ खाबड़ मन क्या करता है आपका? जैसे आप हमको हमारे हाल पे छोड़ दोगे तो हम कभी नहीं पढ़ेंगे, ये मन है मेरा, आपसे सही बता रहे हैं। अगर आप हमको रोटी पानी का इंतजाम कर दो तो हम कभी पढ़ेंगे नहीं, ये बिल्कुल साफ मन से हम कह रहे हैं और बिल्कुल एकदम खड़े होके कह रहे हैं। लेकिन रोटी तो कमानी है ना, तो विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा और मन को थोड़ा सा काबू में किया तो पढ़ना भी पड़ा। ऐसा उबड़ खाबड़ मन क्या करता है आपको, वो चीज, एक दो चीज हमें सुनना। ठीक है। और बहुत सारे लोग बैठे ना बीच में। अच्छा, यहाँ से जाने का मन कर रहा है क्या किसी का? कर रहा है? हाँ, बोर हो गए? नहीं, इधर इस वर्कशॉप से बाहर जाने का मन कर रहा है? पक्का नहीं कर रहा? नहीं कर रहा होगा। अगर कर रहा है तो आप जाओ बाहर घूम आओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बंधे थोड़ी है कि आपको हमारी बात सुनना ही है, आप 10 मिनट बाद आ जाना, जाओ पानी आनी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सुनिए, अभी आप नहीं बता रहे हैं। हाँ बताओ। हमारा एक क्वेश्चन था, जैसे सब बोलते हैं इंडिया की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, हाँ, तो सब वो इंडिया की हिस्ट्री इतने जल्दी मिट कैसे गई? कहाँ मिट गई? तो मतलब पुराने जो वेद शास्त्र थे, मतलब आजकल उसकी कोई नॉलेज मतलब मिलती नहीं जाना। नहीं बेटा, क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित, मोहित सब कुछ है। वेद भी रखे हैं, पुराण भी रखे हैं, है ना, उपनिषद भी रखे हुए हैं। और आप और थोड़े से बड़े हो जाओ, वेद हम आपको दिखा सकते हैं कि वेद कैसे होते है ना, सब है। दिक्कत क्या हो रही है? कहीं पर उन्हें पढ़ाया नहीं जा रहा, या उनके बारे में कोई बात नहीं की जा रही। हमारी आवाज आ रही बिना माइक के? आ रही है ना? अब आ रही क्या? माइक से ज्यादा है कि इसमें ज्यादा आराम? वेद भी है ना, वेद रखे हुए हैं। जैसे कुछ लाइब्रेरी ऐसी है जहां पर वेद रखे हुए हैं, है ना। अगर ऐसी कोई कभी बात आएगी तो एक पूरी टीम बना करके, और हम आपको वेद हरदा महाविद्यालय मैडम से कहेंगे कि हरदा महाविद्यालय की जो लाइब्रेरी है, शासकीय महाविद्यालय की, वहां पे चारों वेद रखे हुए और तिजोरी में रखे हुए, ठीक है, तिजोरी में और लाल कपड़े में बंधे हुए रखे हुए हैं। क्योंकि वेद हमारे पूजनीय माने जाते हैं, इसलिए उनको रोज खोला नहीं जाता और ना यीशु किया जाता है। किसी को पढ़ाने के लिए
नहीं दिया जाता है, वो एज ए रेफरेंस बुक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आप अगर उसको वहां पे ले करके देखना चाहते हो तो देखा जा सकता है ना। अगर आपके मन में ये बात है कि वेद देखना है ना, मूल प्रतियां रखी हुई, तो देखा जा सकता है। और हिस्ट्री मिट नहीं गई है ना, नहीं मिटी है। हमारे प्रयोग करने की अवधारणा थोड़ी कम हो गई। और कोई प्रश्न? चलिए, अब जिसपे हम आपको बताना कि आपकी रुचि क्या है। बोले मैं जर्मनी के जिस जिले में रहता हूँ, शॉर्ट में हम आपसे बात कर रहे हैं, उस पे वहां की जनसंख्या 20,000 लोग हैं। जैसे हम आपसे भी पूछ रहे थे ना, आपका उबड़ खाबड़ मन क्या कहता है ना। जैसे पानी गिरता है तो क्या मन करता है, और आवाज आई कहीं से पकौड़ी, कहाँ से आई? हाँ, है ना। अब लेकिन मान लो विद्यालय चल रहा हो, पानी गिरेगा तो फिर पकौड़ी कैसे मिलेगी, है ना। तो थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन मन तो किया ना। तो जिस जगह पर वो रहते हैं वहां पे जनसंख्या केवल 20,000 है। और कैसे लोग रहते हैं, वो जो बसाहट है पूरी, वो अलग अलग रुचियों वाले लोग वहां पे जा करके रहते हैं। जैसे 10 लोगों का एक ग्रुप रहता है जो सिर्फ फोटोग्राफी करता है, उन्होंने अपना पूरा ऐसा स्टूडियो बनाया। जैसे एक रुचि के लोग, मान लो अगर 10 लोग हैं तो आप बहुत बड़ी ताकत बन जाओगे ना। एक रुचि के 4 लोग हैं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो 10 लोग एक जगह रहते हैं। दूसरे कैसे लोग हैं, एक लोग हैं जो लिखने का काम करते हैं और उन्होंने लाइब्रेरी बना रखी है, तो बैठ के लिखा करते हैं नेचर के बारे में और भी बहुत सी बातों के बारे में। और वो जो स्टूडियो उन्होंने बनाया है, वो फोटो खींच करके वहां पे लगा के रखते हैं। तो जो दूसरे लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी कोई विशेष रुचि नहीं है, लेकिन उनके सबके लिए कंटेंट इकट्ठा कर देते हैं। तो वो ये पूछ रहे थे, उन्होंने शुरुआत यहाँ से की है कि आपकी हॉबी क्या है। जैसे आप कहीं इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे बात की जाएगी, वो पूछेंगे आपसे आपकी हॉबी क्या है। उन्होंने आगे लिखा है कि क्या वो हॉबी वाला कॉलम जो आपका शौक है वो खाली तो नहीं है। जैसे हमें एक शौक है गार्डनिंग करने का, लेकिन घर में कच्ची जगह नहीं है, तो फिर भी कुछ ना कुछ करा है, गमले लगा लिए हैं, क्यारी बना ली है ना, थैली में है, इस तरीके करके अपनी कोई ना कोई बात पूरी करते हैं। ऐसे आपकी कौन सी हॉबी है? कहाँ पढ़ने का मन कर रहा है? कहाँ पे? जगह का नाम बता। तो ठीक है ना बेटा, यहाँ से नाम कटा के वहां जाने का। आपको कोई विशेष परेशानी तो नहीं है यहाँ पे? हाँ, तो ठीक है, धका लो, धक जाए तो। अभी आप कितने साल हुए यहाँ पे आए हो? और अभी किस स्टैंडर्ड में हो आप? 1 साल। 1 साल और देखो, है ना। सहेलियां नहीं बनी? बन गई। और जैसे हम आपको दूसरा मन बता देते हैं, हमारा बुलेट चलाने का बहुत मन करता है। बुलेट समझ रहे हैं? देखा है सबने? किसको नहीं पता है? पता है? पता है ना। हाँ, तो जब हमें मौका मिलता है तो हमने गुलेल भी खरीद के रखी, 4-5 गुलेल रखी, क्योंकि कभी तो चलाते समय उसकी एक रबड़ टूट जाती है ना, तो फिर दूसरी गुलेल, मतलब जब फ्री रहते हैं तो फिर गुलेल चलाते हैं। अकेले में चलाते हैं क्योंकि अगर कोई देखेगा तो पुलिस में ये क्या कर रहे हैं, आप गुलेल चला रहे हैं। तो पहले जब आपके बराबर थे तो कुछ
थोड़ा सा गलत भी हुआ, मतलब एक दो पक्षी को भी पत्थर लग गया। वो शायद वो बुक है कंप्यूटर की बुक है एलिस इन वंडरलैंड, वो उसमें एक चैप्टर है और वो कंप्यूटर पे मतलब वो कार्टून बनाने के रूप में कुछ सिखाना चाह रहे हैं। अब ये बताइए एलिस अच्छा है कि मोहन अच्छा है ना? तो हमें तो कुछ इस तरह की परेशानियां महसूस होती हैं, जैसे हमने आपको आज से बहुत साल पहले का हमने शब्दों का प्रयोग यानी ये एक लंबा काम है। आप जब भी इसकी तरफ आप पढ़ोगे तो इन बातों का आपको ध्यान देना होगा कि दूसरी बात शब्दों का आपको ज्ञान होना चाहिए। देखो शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। अगला शब्दों का, अगला लिखो, शब्दों का शुद्ध प्रयोग हमें पता होना चाहिए।